हेलो एवरीवन, आई एम वसीम। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने दो पार्ट्स बनाए हैं अमेंडमेंट्स पे, और अगर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी को तो ये इंडियन पॉलिटी का पांचवा पार्ट है। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू। और हर बार आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता ही है। और जो आज का अमेंडमेंट है वो है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो 1992 में 71st अमेंडमेंट आया था उसमें क्या लाया गया था? उससे पहले कि अगर हम बात करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 15 तक पहुंची थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तीन नई जो लैंग्वेजेस 1992 में 71st अमेंडमेंट के तहत तीन जो लैंग्वेजेस हैं वो ऐड कर दी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो लैंग्वेजेस कौन सी थी? एक थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये जो तीन लैंग्वेजेस है, इन तीनों लैंग्वेजेस को जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। अगर हम बात करेंगे जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है, इन तीनों को मिलाकर अभी तक जो 71st अमेंडमेंट तक जो 18 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गई थी। एंड गाइज, अगर हम बात करेंगे इसके बाद का जो अमेंडमेंट है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 का आया था। तो इस अमेंडमेंट में क्या लाया गया था? जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायत वगैरह हैं, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और अगर हम बात करेंगे, इसमें एक चीज़ नई ऐड कर दी गई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट 11 है उसको भी ऐड कर दिया गया था इसी अमेंडमेंट के तहत। जिस पार्ट में हम किस चीज़ के रिलेटेड पढ़ते हैं, जो पंचायत से उन्हीं के रिलेटेड, जो पंचायत के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो चीज़ें पंचायत के रिलेटेड आती हैं उन्हीं को हम पार्ट 11 में पढ़ते हैं। अगर गाइस इसके बाद की अगर हम बात करेंगे, जो अमेंडमेंट आया था वो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का जो आया था। इस जो 74th अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट में के तहत जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जो म्युनिसिपल कमेटी के अंडर आते हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जो एरियाज आते हैं, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था और उनको एक प्रोटेक्शन भी दिया गया था। और इस जो ये अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के तहत और एक चीज़ ऐड कर दी गई थी, जो 12th शेड्यूल है। 12th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी ऐड कर दिया गया था विद 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्युनिसिपलिटीज़। जो म्युनिसिपलिटीज़ के 18 फंक्शनल आइटम्स थे, उसके साथ जो 12th शेड्यूल है उसको ऐड कर दिया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करेंगे, जो ये शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 हैं। इसके रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो पॉलिटी का सेक्शन है वहाँ जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और गाइज, अगर हम इसके बाद की बात करेंगे, जो 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 का जो आया था, उसमें क्या लाया गया था? जो उसमें रिजर्वेशन दी गई थी किन को? SCs और STs जो हैं, जो शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दी गई है। किसके लिए? जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह आते हैं उनके लिए उनको एक रिजर्वेशन दी गई थी। एक रिजर्वेशन एक्ट बनाया गया था जो किस में आया था? 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में आया था। इसके बाद अगर हम गाइस बात करेंगे, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 का जो आया था, उसमें एक फंडामेंटल राइट जो है उसको ऐड कर दिया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A के तहत। जिस फंडामेंटल राइट में क्या आता है, जो चिल्ड्रंस है बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, और एक चीज़ लाया गया था, और एक जो न्यू फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड कर दिया गया था हमारे जो आर्टिकल 51A है उसमें ऐड कर दिया गया था। जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें क्या लाया गया था? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो एवरी सिटीजन, जो हर एक शहरी के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई थी, जो हु इज़ ए पेरेंट और गार्डियन। जो सिटीज़न या तो पेरेंट होना चाहिए या गार्डियन होना चाहिए, उसका वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करे, जो अपने जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दे किसकी? एजुकेशन की। बिटवीन जो एज, जिनकी एज 16 to 14 ईयर्स है, उनको अपॉर्चुनिटी दे
ایجوکیشن کی. اگر ہم بات کریں گے یہ بھی 86 امینڈمنٹ ایکٹ 2002 کا جو آیا تھا اسی میں آیا تھا. جو یہ فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں اگر میں بات کروں یہ ہر ایک سٹیزن کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہر ایک سٹیزن کو ان کو فالو کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے اس کے بعد کا جو امینڈمنٹ آیا تھا 89 امینڈمنٹ ایکٹ 2003. جو 2003 کا جو امینڈمنٹ آیا تھا اس میں کیا لایا گیا تھا؟ اٹ بیفریکیٹڈ دا کمبائنڈ نیشنل کمیشن فار SC/ST انٹو 2 سپریٹ bodies, namely National Commission for SC Article 338 and NC for ST Article 338A. جو SC اور ST ہیں اس سے پہلے جو یہ کمبائنڈ تھے. اس کے بعد ان کو سپریٹ 2 باڈیز بنا دی گئی تھی. ایک جو SC کے لیے بنائی نیشنل کمیشن فار SC آرٹیکل 338 میں SC کو رکھا گیا تھا, اور جو ST ہیں شیڈول ٹرائبز ہیں ان کو آرٹیکل 338A نیشنل کمیشن فار ST آرٹیکل 338A کے تحت رکھ دیا گیا تھا. اس کے بعد کہ اگر ہم بات کریں گے جو 92 امینڈمنٹ ایکٹ 2003 آیا تھا اس میں کیا لایا گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ اگر ہم بات کریں گے ہماری آفیشیل لینگویجز 18 تک پہنچی گئی تھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے انکلوڈ کر دی گئی تھی 4 مور لینگویجز. جو ہماری آفیشیل لینگویجز ہیں ان میں 4 مور لینگویجز ایڈ کر دی گئی تھی. وہ لینگویجز کون سی تھی؟ ایک تو تھی بودو, ڈوگری, میتھالی اینڈ سنتھالی. یہ 4 لینگویجز جو ہیں ایڈ کر دی گئی تھی کس امینڈمنٹ کے تحت؟ 92 امینڈمنٹ ایکٹ 2003 کے تحت. اور لاسٹ میں اگر ہم بات کریں گے 23 آفیشیل لینگویجز ہیں اس ٹائم انڈیا کی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے 97 امینڈمنٹ ایکٹ 2011 کا جو آیا تھا یہ پھر بعد میں نلیفائڈ کر دیا گیا تھا. اور اگر ہم بات کریں گے اس میں کیا لایا گیا تھا؟ کارپوریٹ سوسائٹیز لائی گئی تھی, اس کو فنڈامنٹل رائٹ میں لایا گیا تھا. کس آرٹیکل تحت؟ آرٹیکل 19 کے تحت. اس کو پھر بعد میں نلیفائڈ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے 100 امینڈمنٹ ایکٹ 2014 100 جو امینڈمنٹ آیا تھا 2014 میں اس میں کیا لایا گیا تھا؟ gave effect to the acquiring of certain territories by India and transfer certain other territories to Bangladesh. اس میں ایک ایگریمنٹ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بنا دیا گیا تھا. جو بنگلہ دیش کا حصہ ہے وہ بنگلہ دیش کو دیا جائے گا, جو انڈیا کا حصہ ہے وہ اس کو انڈیا میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اینڈ جس ایگریمنٹ کو ہم کہتے ہیں لینڈ باؤنڈری ایگریمنٹ. یہ کن دو کنٹریز کے بٹوین یہ ایگریمنٹ بنا دیا گیا تھا؟ جو بنگلہ دیش اور انڈیا ہے ان دونوں کنٹریز کے بٹوین جو ایگریمنٹ بنا دیا گیا تھا. کس لیے؟ جو لینڈ ہے, جو بنگلہ دیش کی لینڈ ہے اس کو بنگلہ دیش کی ٹیریٹری میں ایڈ کر دیا گیا تھا. جو انڈیا کی لینڈ ہے اس کو انڈیا میں ایڈ کر دیا گیا تھا. یہ کون سا جو امینڈمنٹ ہے کس امینڈمنٹ کے تحت ہوا تھا؟ جو 100 امینڈمنٹ تھا. اس کے بعد کہ اگر ہم بات کریں گے جو 101 امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا 101 جو امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا 2017 میں, اس کے تحت کون سی چیز لائی گئی تھی؟ جو GST ہیں. GST کا مطلب گوڈز اینڈ سروسز ٹیکس جو آیا تھا 2017 میں, اس کو 101 امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت اس کو ایڈ کر دیا گیا تھا ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں. جو GST ہیں یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے 102 جو امینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا 2018 میں, اس کے تحت اگر ہم بات کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دیا گیا تھا کن کو؟ جو بیکورڈ کلاسز جو بیکورڈ کلاسز ہیں ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دیا گیا تھا نیشنل کمیشن فار بیکورڈ کلاسز. جو بیکورڈ کلاسز ہیں جن کو ہم RBI بھی کہتے ہیں, جن کو ایک سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ایک سٹیٹس دیا گیا ہے. کس امینڈمنٹ کے تحت؟ 102 جو امینڈمنٹ آیا تھا 2018 میں, اس کے تحت جو بیکورڈ کلاسز ہے ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دیا گیا تھا. اس کے بعد کہ اگر ہم بات کریں گے 103 جو امینڈمنٹ ایکٹ 2019 کا آیا تھا اس میں ایک چیز لائی گئی تھی جسے ہم EWS
कहते हैं। EWS का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको एक रिजर्वेशन दी गई थी, 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है, जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं उनमें उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएंगी। किस अमेंडमेंट के तहत? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो आया था, इसी में जो EWS के लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। एंड गाइज अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो अमेंडमेंट आता है वो 104th अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 का अमेंडमेंट आता है। ये रिसेंटली हुआ है 2020 में। इसमें क्या कर दिया गया था? रिमूव्ड रिजर्व्ड सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड असेंबली। जो लोकसभा और असेंबली में उनके लिए जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व रख दी गई थी 1947 में। तो उन्हीं जो सीट्स को लोकसभा और असेंबली में रिमूव कर दिया गया है। अगर मैं आपको गाइस बताऊं, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं ये कौन से लोग हैं? जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया था, तब ये कुछ पीपल थे जो ब्रिटिश के लोग थे, ये यहीं पे बस गए थे, जिन्होंने यही की सिटीजनशिप ली थी। तो इनके लिए कुछ जो सीट्स हैं उनको रिजर्व रख दी गई थी लोकसभा और असेंबली में। जो 104th जो अमेंडमेंट आया था 2020 में, उसके तहत जो इन सीट्स को रिमूव कर दिया गया था। अगर हम बात करेंगे इसके साथ साथ और एक चीज़ ऐड कर दी गई थी, जो एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द सेसेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST। जो SC और ST के लिए जो लोकसभा और असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज में जो सीट्स रिजर्व होते हैं उनकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 70 ईयर्स से 80 ईयर्स तक पहुंचा दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो लास्ट अमेंडमेंट जो रिसेंटली हुआ है 2021 में, उसके तहत अगर हम बात करेंगे 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 में, अगर हम बात करेंगे इसके तहत क्या आया था? जब बिल सीक्स टू रेस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एक बिल बना दी गई थी, एक बिल पास कर दी गई थी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो आइडेंटिफाई करे OBCs। OBC के तहत जो लोग आते हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जो लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। अगर हम बात करेंगे जो OBC के लोग हैं, ये जो सेंट्रल का अगर हम बात करेंगे, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलता है या पब्लिक जॉब निकलता है, गवर्नमेंट जॉब निकलता है सेंट्रल के तहत, उसमें OBC को एक रिजर्वेशन दी जाती है। OBC अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक अदर बैकवर्ड क्लासेस, या हम कहेंगे सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इसके बाद अगर हम गाइस बात करेंगे, अगर जो हमने ये सीरीज़ चलाई है, अगर आपको ये पसंद आई है तो जो हमारी SSC क्रैकर की जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा जो FB और इंस्टा है वो द वसीम के नाम से है, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए और अच्छे से इंफॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।